Hello friends, welcome to Chemistry Explosion channel. Here all your concepts will be cleared in easiest way and many tricks to solve problem. हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग में टाइप्स ऑफ बॉन्ड और बॉन्ड किस प्रकार के बनते हैं, बॉन्ड बनने में एनर्जी रिलीज होती है और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वीक फोर्सेस आज के लेक्चर में। और टाइप्स ऑफ बॉन्ड कि कितने टाइप्स के बॉन्ड होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये डायग्राम से समझिएगा। ये डायग्राम है आपका पोटेंशियल एनर्जी और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के बीच में, पोटेंशियल एनर्जी और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के बीच में। आपको पहले भी बताया जा चुका है कि जैसे जैसे बॉन्ड बनता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। मान लो हमने दो एटम लिए, एक ये और एक ये, दो एटम लिए और ये क्या है टू फार, यानी कि उनकी डिस्टेंस क्या है बहुत ज़्यादा। और ये डिस्टेंस हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, इन्फाइनाइट। मान लो इन्फाइनाइट डिस्टेंस पर ये दो एटम रखे हुए हैं। जैसे जैसे एटम क्या होंगे, पास आते जाएंगे और पास आते जाएंगे और ये पास आ गए, तो यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड जैसे जैसे पास आते जाएंगे तो एनर्जी आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, एनर्जी यहाँ पर डिक्रीज हो रही है। तो जैसे एटम ये आपका पास आता गया, पास आता गया, पास आता गया यहाँ पे, तो क्या होगा, जैसे जैसे एटम आएगा तो अट्रैक्शन फोर्स, यानी कि अट्रैक्शन फोर्स क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा कंपेयर टू रिपल्सिव फोर्स। और इस पोजीशन पे आके अट्रैक्शन फोर्स, ये मतलब अट्रैक्शन फोर्स और ये आपका रिपल्सिव फोर्स क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। फिर जैसे जैसे और पास आते जाते हैं और पास आते जाते हैं तो क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स यहाँ पर डोमिनेंट हो जाता है और वो अट्रैक्टिव फोर्स से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, यानी रिपल्सिव फोर्स डोमिनेंट हो जाएगा। तो वही चीज़ है, इफ़ द एटम्स आर टू क्लोज, मतलब बहुत ज़्यादा पास आ रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग रिपल्सन अकर। इफ़ एटम्स आर टू फार, यानी बहुत ज़्यादा दूर है, अट्रैक्शन आर वीक एंड नो बॉन्डिंग अकर। अट्रैक्शन क्या होता जाएगा, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता जाएगा और कोई भी बॉन्डिंग नहीं होगी। व्हेन द एटम्स आर ऑप्टिमली सेपरेटेड एनर्जी इज एट मिनिमम। तो जैसे दो एटम है, कोई भी है, वो बढ़ते चले आ रहे हैं। जैसे मान लो सपोज एक ये एटम है और ये बहुत पास आ गए हैं, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। अब जब ये पास आ जाएंगे तो क्या होगा, न्यूक्लियस न्यूक्लियस आपस में क्या हो जाएगा, रिपल्सन क्रिएट करने लगेंगे। इधर आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, इधर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी क्या हो जाएंगे, रिपेल करना शुरू कर देंगे। तो बहुत ज़्यादा जब पास आएंगे तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, आगे आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो इस पोजिशन पे क्या होता है, बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। और इस डिस्टेंस को हम जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। ये डिस्टेंस आपकी क्या होगी, बॉन्ड लेंथ। ठीक है, अब ये डायग्राम से हम समझते क्या क्या है। जैसे मान लीजिएगा इनफाइनाइट से आर डिस्टेंस पे आते हैं, इनफाइनाइट से आर डिस्टेंस पे आएंगे तो डोमिनेंट क्या होगा, हमारा अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेंट होगा और रिपल्सिव फोर्स से ज़्यादा होगा। तो अट्रैक्शन फोर्स भी बढ़ेगा, रिपल्सिव फोर्स भी बढ़ेगा, लेकिन रिपल्सिव फोर्स क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ता है। और एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी बढ़ती जाएगी। फिर मान लो वो इनफाइनाइट से आर आया, अब क्या हुआ, आर डिस्टेंस पे आ गया, यानी इस पोजीशन पे आ गया। तो उस पोजीशन पे क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सिव फोर्स दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और उस पोजीशन पे एटम की जो स्टेबिलिटी होगी वो मैक्सिमम होगी और एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, मिनिमम होगी। अब आर से जीरो की तरफ, यानी कि और ज़्यादा न्यूक्लियस की तरफ वो एटम बढ़ रहा है। जब वो आर से न्यूक्लियस की तरफ एटम बढ़ेगा तो रिपल्सिव फोर्स क्या हो जाएगा, डोमिनेंट हो जाएगा कंपेयर टू अट्रैक्टिव फोर्स, और एनर्जी भी बढ़ेगी और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। व्हेन द एटम्स कमिंग क्लोजर, जैसे जैसे पास आएंगे क्लोजर टू क्लोजर, देन पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो देयरफॉर आपको याद रखना, अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, उतनी कम होगी। अब कम का मतलब मैग्नीट्यूड में देखेंगे हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट बॉन्ड फॉर्मेशन। अब जो बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस होती है वो कैसी प्रोसेस होती है, एक्सोथर्मिक। क्योंकि बॉन्ड जब फॉर्म होगा तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, और जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चंस कभी आ सकता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन कैसी प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एनर्जी रिलीज इन बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी, यानी जब बॉन्ड फॉर्म होता है तो उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी, विच इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। जैसे मान लीजिए दो एटम है, 2x, x मतलब एक एटम लिया, दो एटम है और वहाँ से क्या बना, एक x2 बना, यानी एक बॉन्ड बन गया इन दोनों के बीच में, तो उसे हम बोलेंगे बॉन्ड एनर्जी। और जब उस बॉन्ड बने हुए बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो क्या होंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी।
आप देखते हैं बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं। बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी रिलीज, यानी कितनी एनर्जी रिलीज होती है उसके केस पर हम बात करेंगे बॉन्ड कितने टाइप के होती है। एनर्जी रिलीज एनर्जी यानी कि रिलीज एनर्जी, RERE मतलब रिलीज एनर्जी। जब रिलीज एनर्जी क्या होगी ग्रेटर देन 40 किलोजूल पर मोल देन केमिकल बॉन्ड बनेगा, और 8 to 42 किलोजूल पर मोल हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। लेस देन 8 किलोजूल पर मोल वीक फोर्सेस, या फिर उन्हीं को हम क्या बोलते हैं वंडर वॉल फोर्सेस, ये ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। अब बात करते हैं केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड में एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, दूसरा होता है वीक बॉन्ड। जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो एनर्जी जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो क्या होगी ग्रेटर देन 42 किलोजूल पर मोल, और यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या होगी लेस देन 42 किलोजूल पर मोल। अब वीक, जैसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में जो अपने बॉन्ड होते हैं, एक होता है आपका कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, उसके बाद आपका आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड को ही हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट। उसके बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नेक्स्ट वन मेटालिक बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड आपके चार देख रहे हैं ये किस में आ रहे हैं आपके, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में आते हैं, ठीक है। अब वीक बॉन्ड की बात करते हैं तो वीक बॉन्ड में हाइड्रोजन बॉन्ड, और वीक में ही और वीक की बात करें तो वीक फोर्सेस की बात करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड में जो एनर्जी रिलीज होती है वो कितनी होती है लेस देन 42 किलोजूल पर मोल और ग्रेटर देन 8 किलोजूल पर मोल। अब बात करते हैं वीक फोर्सेस की बात करें तो वीक फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं वंडरवॉल फोर्सेस बोलते हैं, और उसमें एनर्जी जो होती है वो कितनी होती है लेस देन 8 किलोजूल पर मोल। अब इनमें वीक फोर्सेस में भी कई टाइप के होते हैं, जैसे कि आयन डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन, इंड्यूस्ड डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। तो ये 5 टाइप के आपके वीक फोर्सेस हैं, और इन्हें पढ़ने से आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्या वीक फोर्सेस। और वीक फोर्सेस को डिस्कस करने से पहले यहाँ पे कुछ टर्म्स आप देख रहे हैं, आयन डायपोल क्या होता है, इंड्यूस्ड डायपोल क्या होता है, वैसे आप लोगों ने से पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब टर्म्स को डिस्कस करते हैं। जैसे डायपोल, डायपोल क्या होता है अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जैसे हमने HCl लिया तो HCl में बात करें तो Cl जो है वो आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये क्या करेगा अपनी तरफ इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेगा, इस पर क्या हो जाएगा माइनस चार्ज डेवलप हो जाएगा, इस पर क्या होगा प्लस डायपोल। तो ये क्या बोलते हैं डायपोल्स बोलते हैं, जो क्या होता है अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या बोलते हैं डायपोल बोलते हैं। तो इस पर क्या हो गया डायपोल यानी कि पोलर की बात करता है। दूसरा आता है आपका इंस्टेंटेनियस डायपोल। एट एवरेज टाइम हाइड्रोजन जो होता है वो क्या होता है नॉन पोलर होता है। जैसे मान लो कि हाइड्रोजन का एटम ये ले लिया और एक ये ले लिया, बोथ आर इक्वली अट्रैक्टेड, यानी दोनों एक दूसरे क्या हो रहे हैं इक्वली अट्रैक्टेड बोलते हैं, तब उस टाइम पर क्या होता है हाइड्रोजन नॉन पोलर होता है। लेकिन अब ऐसा जरूरी नहीं है, कभी किसी टाइम पर क्या होता है इलेक्ट्रॉन इधर उधर मूव कर सकते हैं, जैसे कि ऑन वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन। मान लो ये एक एटम है दूसरा एटम ये है, अब इलेक्ट्रॉन इस साइड अट्रैक्ट होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन इस साइड अट्रैक्ट होते हैं, तो इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स का जो इम्बैलेंस है वो क्या होता है चेंज हो जाता है, यानी मोमेंटरी इनबैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसकी वजह से वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देन सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिकम्स, जो सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड था इसे हम सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड यानी कि बिटवीन दोनों के शेयर बीच में बात करते हैं। सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो जाता है अनसिमेट्रिकल, यानी कि सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिकम्स अनसिमेट्रिकल एट दैट इंस्टेंट। तो उस टाइम पर जो अनसिमेट्रिकल हो जाता है इंस्टेंट, डायपोल जनरेट क्या कर देता है डायपोल जनरेट करता है, और उसी डायपोल जनरेट को क्या बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डायपोल, ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। उसके एट पर्टिकुलर इंस्टेंट नॉन पोलर, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा उसमें क्या होगा इंस्टेंटेनियस डायपोल होगा, और जो पोलर मॉलिक्यूल्स होता है उसमें आपका एक परमानेंट डायपोल होता है, परमानेंट डायपोल, और साथ में क्या होगा इंस्टेंटेनियस डायपोल। ये चीज आपको दिमाग में रखेंगे तो कोई क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होगा। दूसरा हम बात करते हैं इंड्यूस्ड डायपोल। दूसरा क्या बात करते हैं इंड्यूस्ड डायपोल। और इंड्यूस्ड डायपोल में क्या होता है इट अकर्स ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ अदर, दूसरे की वजह से यहाँ पर क्या होता है अकर होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं इंड्यूस्ड डायपोल, यानी कि इंड्यूस्ड बाय अदर, दैट इज कॉल्ड द इंड्यूस्ड डायपोल। जैसे मान लो हमने एक डायपोल लिया, डायपोल मतलब प्लस और माइनस, ये हमने पोलर ले लिया,
और यहाँ पर हमने एक कोई गैस ले ली, मान लो सपोज हीलियम ले लिया, इसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स है ये, और ये नॉन पोलर है, आपको पता है, ठीक है। ये चार्ज स्पीसीज है, चार्ज स्पीसीज ले लिया हमने, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, यानी कि ये हमारे चार्ज, ये क्या कर, जैसे हम इनको पास में लाते हैं, मान लो ये हमने पास में लाए और ये भी आपका क्या हुआ, पास में लेके आए, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी कि प्लस चार्ज इधर आ जाएगा और इधर माइनस चार्ज हो जाएगा, किसका, ज़ीनॉन का। तो यहाँ से क्या होता है, जो पॉजिटिव चार्ज यानी कि आपका पॉजिटिव नेगेटिव या चार्ज स्पीसीज है, उसने क्या किया, जनरेट इंड्यूस्ड डाइपोल। तो दिस स्पीसीज क्या कर देगी, जनरेट और इंड्यूस्ड डाइपोल, जनरेट बोले या फिर हम क्या बोले, इंड्यूस्ड डाइपोल। तो इस पर डाइपोल्स क्रिएट कर दिए, ठीक है। तो ये होता है आपका इंड्यूस्ड डाइपोल। अब हम लोग बात करते हैं वीक फोर्सेस। वीक फोर्सेस को क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये क्या होते हैं, एक्ट बिटवीन मॉलिक्यूल्स, यानी वीक फोर्सेस आर एक्ट बिटवीन, एग्जिस्ट बिटवीन मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स दो टाइप के होते हैं, दैट इज द पोलर मॉलिक्यूल्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अब ये पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन मॉलिक्यूलर की बात करें ना, सॉरी, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, इनसे क्या होते हैं, कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। अब कॉम्बिनेशंस क्या हो सकता है, नॉन पोलर नॉन पोलर, नॉन पोलर पोलर और पोलर पोलर मॉलिक्यूल्स। तो नॉन पोलर और नॉन पोलर के बीच में मान लो ये दो एटम लिए हमने, दोनों कैसे हैं, नॉन पोलर हैं, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या, इनफाइनाइट डिस्टेंस है। तो जो नॉन पोलर में अभी आपने डिस्कस किया था, देखा था क्या कि कौन कौन से उसमें टर्म्स आते हैं। तो जो नॉन पोलर होता है उसमें क्या होता है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल होता है। इसमें भी क्या होगा, इंस्टेंटेनियस डाइपोल। जब दोनों एटम क्या होंगे, एक दूसरे की तरफ अप्रोच होंगे, तो वहाँ पे एक में क्या होगा, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, दूसरे में क्या होगा, इंड्यूस, क्योंकि अभी बताया था इंड्यूस डाइपोल अकर ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर। तो यहाँ पर इंस्टेंटेनियस और इंड्यूस डाइपोल। तो फोर्स इज क्या हो जाएगा, कौन सा फोर्स हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है। तो ध्यान रखना होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में जो फोर्स होगा वो कौन सा होगा, इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल। दूसरा एक कॉम्बिनेशन आता है आपका नॉन पोलर एंड पोलर। नॉन पोलर, ये हमने पोलर ले लिया और यहाँ पर हमने क्या लिया, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, इनफाइनाइट। दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, यानी अप्रोच करेंगे। तो आपको पहले बताया जा चुका, जो पोलर मॉलिक्यूल है उस पोलर मॉलिक्यूल में एक परमानेंट डाइपोल होता है, दूसरा क्या होता है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल। और जो नॉन पोलर होता है उसमें क्या होता है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल। तो जैसे जैसे अप्रोच एक दूसरे के पास आती है तो इनके कॉम्बिनेशंस बनते हैं। तो इसमें आपका ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। तो कौन कौन से फोर्सेस बनेंगे, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, यानी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, और दूसरा बनेगा आपका इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल। तो दो फोर्सेस यहाँ से बन के आते हैं। थर्ड आपका पोलर एंड पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में, एक पोलर मॉलिक्यूल लिया, दूसरा पोलर मॉलिक्यूल लिया, उनकी डिस्टेंस क्या है आपस में, इनफाइनाइट डिस्टेंस, एक दूसरे के पास आते हैं। तो इसमें आपका पोलर में बताया गया था क्या कि एक परमानेंट डाइपोल होगा और दूसरा आपका क्या होगा, इंस्टेंटेनियस डाइपोल। इसमें भी आपका परमानेंट डाइपोल एंड इंस्टेंटेनियस डाइपोल। तो यहाँ से कॉम्बिनेशंस बनेंगे क्या, एक डाइपोल डाइपोल, दूसरा आपका डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, इंस्टेंटेनियस एंड इंड्यूस्ड डाइपोल। तो ये आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे। अब बात करते हैं, अभी बताया जैसे कि डाइपोल्स में जो क्या होता है, परमानेंट जो पोलर होता है डाइपोल्स में, उसमें क्या होता है, परमानेंट चार्ज होता है और पार्शियल चार्ज होता है। इंस्टेंटेनियस या फिर इंड्यूस्ड की बात करते हैं, वहाँ पे टेम्परेरी चार्ज होता है और पार्शियल चार्ज होता है। अब जो कॉम्बिनेशंस बन के आ रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड और इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, जो कि आपने देखा था अभी पोलर पोलर के बीच में, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, इंस्टेंटेनियस एंड इंड्यूस्ड डाइपोल। तो वही चीज हमने बताया। अब ये तीनों फोर्सेस जो है, इन तीनों फोर्सेस में स्ट्रेंथ के क्या होती है, किसकी ज़्यादा होती है, किसकी नहीं, कौन ज़्यादा स्टेबल होता है, स्ट्रांग होता है, तो वो सबसे ज़्यादा होता है जो डाइपोल डाइपोल, देन उसके बाद डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, देन इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल। तो ये भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, कभी क्वेश्चन आ सकता है। तो वीक फोर्सेस एक बार फिर देखते हैं। तो इसकी एनर्जी क्या होती है, 0 to 42 किलो जूल पर मोल। रिलीज एनर्जी ग्रेटर देन 8 किलो जूल पर मोल। रिलीज एनर्जी 0 to 8 किलो जूल पर मोल। जब ग्रेटर देन 8 किलो जूल पर मोल होगी तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। यानी वीक फोर्सेस में भी एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है कंपेयर टू वीक फोर्सेस। मतलब जैसे वीक फोर्सेस है, वीक में भी तो कुछ तो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोजन बॉन्ड। और जो वीक फोर्सेस की बात करते हैं उसमें जब 0 से 8 किलो जूल पर मोल के बीच में होती है तो उन्हें वंडरवॉल फोर्स बोलते हैं। और वंडरवॉल फोर्स में
डायपोल डायपोल, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल और इंस्टेंटेनियस डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल। तो डायपोल डायपोल को हम कीसम फोर्स बोलते हैं, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल को हम डिवाई फोर्स बोलते हैं और इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डायपोल को हम लंदन डिस्पर्सन फोर्स भी बोलते हैं। तो ये साइंटिस्ट के नाम पे रखे गए हैं, ना कि किसी लंदन में हुआ था इसलिए नहीं रखा गया है, तो साइंटिस्ट के नाम पे ध्यान रखना होगा आपको, ठीक है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड एक स्पेशल टाइप का क्या होता है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड एक तरह का किस तरह का होता है, डायपोल डायपोल टाइप का ही होता है। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग वंडरवॉल फोर्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वंडरवॉल फोर्स को अफेक्ट करते हैं। पहला है आपका एनर्जी एंड डिस्टेंस रिलेशन। तो ये ऑर्डर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, आयन एंड आयन के बीच में, आयन डायपोल, डायपोल डायपोल, आयन इंड्यूस्ड डायपोल, डिवाई एंड लंदन डिस्पर्सन फोर्स। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस के बारे में, तो ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा कौन सा होता है कौन सा नहीं होता है। तो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रांग होता है वो आपका आयन और आयन के बीच में होता है। देन उसके बाद आयन डायपोल, डायपोल डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल, सॉरी आयन इंड्यूस्ड डायपोल, डिवाई, लंदन डिस्पर्सन फोर्स। अब सबसे पहले बात करते हैं आयन और आयन के बीच में। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा एनर्जी इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर। तो अब यहाँ पर Q1 मतलब इस आयन के लिए चार्ज होगा, इसके लिए भी चार्ज होगा, Q1 एंड Q2 अपॉन आर। तो E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, आर। इसे E को ही हम बोलते हैं इंटरेक्शन एनर्जी या रिलीज एनर्जी बोल सकते हैं। तो इंटरेक्शन एनर्जी और डिस्टेंस के बीच में जो रिलेशन है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि आर बढ़ेगा तो एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी, यानी जब डिस्टेंस बढ़ेगी तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी। दूसरा हम बात करते हैं आयन और डायपोल्स के लिए। तो के Q1 मतलब किसके लिए, आयंस के लिए। डायपोल्स की बात करें तो म्यू क्या होता है, डायपोल, डायपोल क्या होता है Q इंटू डी, यानी डी डिस्टेंस। तो एक म्यू के लिए हम यहाँ पे पुट करेंगे और ये आर स्क्वायर कैसे आएगा, क्योंकि मान लो म्यू की जगह पर हम ये पुट करेंगे तो एक ऊपर डिस्टेंस हो जाएगा, एक नीचे डिस्टेंस होगा, दोनों के डायमेंशंस को इक्वल करने के लिए आर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो रिलेशन हमें याद रखना है, कोई डेरिवेशन याद नहीं रखना है, रिलेशन क्या होगा इंटरेक्शन एनर्जी और रिलेशन आर में, तो ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। फिर डायपोल डायपोल की बात करें तो यहाँ पर भी के म्यू1 एंड म्यू2 अपॉन आर क्यू। तो रिलेशन क्या होगा, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। और ये क्वेश्चन आपका जेई में पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके लिए, फॉर आयन इंड्यूस्ड डायपोल के लिए, रिलेशन बिटवीन इंटरेक्शन एनर्जी और डिस्टेंस या इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 4। फिर उसके बाद डिवाई या फिर लंदन डिस्पर्सन के लिए क्या होता है, सेम होता है, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ई मतलब इंटरेक्शन एनर्जी, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 6। तो ये जो इंटरेक्शन एनर्जी और आर के बीच में रिलेशन है वो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दूसरा फैक्टर हम बात करते हैं क्या, साइज या फिर मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। मान लो यहाँ पर एक हीलियम लिया, यहाँ पर एक जिनोन लिया, दोनों ही आपके नॉन पोलर हैं। साइज की बात करें तो क्या होता है, जिनोन का साइज ज़्यादा होता है कंपेयर टू हीलियम। अट्रैक्शन ऑन इट्स इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, जिसका साइज कम होगा उस पर अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा, यानी हीलियम पे अट्रैक्शन ज़्यादा होगा कंपेयर टू जिनोन। वाइब्रेशंस की बात, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा लेकिन वाइब्रेशंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वंडरवॉल फोर्स किस पे ज़्यादा होगा, जिनोन पे ज़्यादा होगा। क्यों, ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज ऑन हीलियम इज लेस देन जिनोन। नेक्स्ट है आपका सरफेस एरिया और ब्रांचिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं सरफेस एरिया और ब्रांचिंग। जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी सरफेस एरिया क्या होगा, कम होगा, और इंड्यूस्ड चार्ज क्या होता है, डिक्रीज होता है, वंडरवॉल फोर्स भी डिक्रीज होता है। अब ये तो चीज़ समझ में आती है कि बस बता दिया ब्रांचिंग बढ़ रही है, सरफेस एरिया कम हो रहा है, इंड्यूस्ड चार्ज घटेगा, वंडरवॉल फोर्स घटेगा, यानी कि ब्रांचिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वंडरवॉल फोर्स। लेकिन अब कैसे होता है, जैसे एग्जांपल की बात करते हैं एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। इसे समझिएगा, जैसे मान लो हमने बलून लिए, मान लो एक ये बलून ले लिया और एक ये बलून ले लिया, ठीक है, ये बलून लिए और इनके कांटेक्ट हो रहा है इसमें आपस में। अब इन बलून्स को हमने क्या किया, खींच करके लंबा कर दिया। जब इन बलून्स को लंबा करेंगे खींच के, तो इनका जो एरिया ऑफ कांटेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या हो गया, एरिया ऑफ कांटेक्ट इंक्रीज हो गया। एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही एरिया ऑफ कांटेक्ट इंक्रीज हुआ तो देयरफॉर जो अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन बिटवीन एन ब्यूटेन
एन ब्यूटेन इज ग्रेटर देन आइसोब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मान लो ये पूछ सकता है कि इसमें अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। जैसे जैसे हम उसे खींच के अलग बढ़ाएंगे तो उसका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट भी बढ़ेगा, तो अट्रैक्शन भी बढ़ जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इन चीज़ों को, और इस पे से क्वेश्चन भी बनता है। वीक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स समराइज करते हैं। आयन डायपोल अट्रैक्शन, सबसे पहले ध्यान रखना होगा एग्जिस्ट बिटवीन आयन एंड पोलर मॉलिक्यूल्स। एग्जांपल्स, Li+ एक आयन हो गया, ये आपका पोलर मॉलिक्यूल है H2O, Li+ आयन है, HCl डायपोल है यानी कि पोलर है, NO3- आयन है, CH3OH एक पोलर मॉलिक्यूल है। तो एग्जिस्ट बिटवीन आयन एंड पोलर। तो कभी कभी एग्जांपल देकर के आपसे पूछ सकता है कि कौन सा फोर्स एग्जिस्ट करता है, कौन सा नहीं करता है, तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। दूसरा रिलेशन याद रखना होगा, इंटरेक्शन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। दूसरा फोर्स है आपका आयन इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन, सभी को हम डिस्कस कर चुके हैं। एग्जिस्ट बिटवीन आयन और इंड्यूस्ड डायपोल का मतलब क्या बताया था, नॉन पोलर। बस इतना ही पता होना चाहिए आपको, आयन इंड्यूस्ड डायपोल का मतलब नॉन पोलर और डायपोल्स का मतलब पोलर। तो एग्जिस्ट बिटवीन आयन नॉन पोलर, आयन यानी कि Li+ नॉन पोलर Cl2, K+ आयन हो गया, C6H6 यानी बेंजीन आपका क्या हो गया, नॉन पोलर हो गया, Br- आयन हो गया, CCl4 क्या हो गया, नॉन पोलर। तो ये आपका आयन और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स अट्रैक्शन होता है दैट इज कॉल्ड आयन इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन। इनके बीच में जो इंटरेक्शन एनर्जी और आर के बीच में रिलेशन होता है, यानी डिस्टेंस के बीच में रिलेशन होता है, वो क्या होता है, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R⁴। थर्ड है आपका वंडरवॉल फोर्स। वंडरवॉल फोर्स में भी हमने डिस्कस किए थे, 3 टाइप के होते हैं। पहला ए टाइप आप लेते हैं, कौन सा, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन, और इसी को हम क्या बोलते हैं, कीसम अट्रैक्शन। डायपोल्स मतलब पोलर, डायपोल मतलब पोलर। तो जैसे HCl आपका पोलर हो गया, HCl भी पोलर, तो HCl + HCl, H2S + H2S, CH3COO, CH3CN, ये सब एग्जांपल इसके हैं डायपोल डायपोल अट्रैक्शन यानी कि कीसम फोर्स। नेक्स्ट है, अब कीसम फोर्स में ही रिलेशन बिटवीन इंटरेक्शन एनर्जी एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि इंटरेक्शन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R⁴। ये किस में होता है, सॉलिड स्टेट में। सॉलिड स्टेट सॉलिड स्टेट क्या होता है, मूवमेंट नहीं होता, ध्यान रखना। और इंटरेक्शन एनर्जी आई मतलब इंटरेक्शन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R⁴ किसमें, लिक्विड या फिर गैसियस फेज में। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपका जेई में आ भी चुका है क्वेश्चन, 2015 या 16 में आया हुआ है, तो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखिएगा। गैसियस फेज बात कर सकता है, लिक्विड यानी कि यहाँ पर मूवमेंट होता है, तो इन ये भी बोल सकता है कि रिलेशन बिटवीन इंटरेक्शन एनर्जी एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इन मूवमेंट या मोशन। तो मोशन का मतलब क्या होता है, गैसियस फेज या फिर लिक्विड में ही बात करेगा, और जहाँ पे मूवमेंट नहीं होगा वहाँ पे क्या होगा, सॉलिड फेज की बात करेगा। बी टाइप यानी दूसरा टाइप की बात करते हैं, कौन सा आता है आपका, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिवाई अट्रैक्शन, यानी डिवाई नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था, तो डिवाई अट्रैक्शन। अब डायपोल का मतलब पोलर, इंड्यूस्ड डायपोल का मतलब नॉन पोलर। तो सबसे पहले एग्जिस्ट बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर, ये पता होना चाहिए किसके बीच में एग्जिस्ट होता है, तो हम आसानी से इस फोर्स के बारे में बता सकते हैं कौन सा एग्जिस्ट होगा कौन सा नहीं होगा। पोलर यानी कि आपका H2O क्या हो गया, पोलर हो गया, जिनोन क्या हो गया, नॉन पोलर। तो पोलर एंड नॉन पोलर के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दैट इज कॉल्ड डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन। Cl2 नॉन पोलर, और ये आपका HCl क्या हो गया, पोलर हो गया। H2S और CO2 क्या है, नॉन पोलर है, H2S क्या है, पोलर है। तो पोलर और नॉन पोलर के बीच में जो भी फोर्स एग्जिस्ट करता है दैट इज कॉल्ड द डिवाई अट्रैक्शन। इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, इंटरेक्शन एनर्जी और आर के बीच में, इंटरेक्शन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R⁴। थर्ड टाइप का जो था वो है आपका इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन, और इसी को हम डिस्पर्सन फोर्स बोलते हैं या फिर इसको हम लंडन फोर्स भी बोल सकते हैं। अब ये किस किस के बीच में एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट बिटवीन नॉन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, यानी इंस्टेंटेनियस डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल का मतलब क्या होता है, नॉन पोलर एंड नॉन पोलर। तो नॉन पोलर के बीच में जो मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन फोर्स होता है दैट इज कॉल्ड लंडन फोर्स, डिस्पर्सन फोर्स या फिर इंस्टेंटेनियस डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन फोर्स। जैसे मान लो एग्जाम्पल की बात करें, हाइड्रोजन और जीनॉन, अब इन दोनों में से लंडन फोर्स किस में ज़्यादा होगा, वो हाइड्रोजन में होगा। क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल्स में हमेशा ज़्यादा होता है कंपेयर टू एटम। इंटरेक्शन एनर्जी और इंटरेक्शन डिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन होता है, दैट इज इंटरेक्शन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R⁴। अब जितना ज़्यादा वंडरवॉल फोर्स होगा, मॉलिक्यूलर मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के होता है सरफेस एरिया, यानी मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा तो वंडरवॉल फोर्स ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो वंडरवॉल फोर्स ज़्यादा होगा। यदि मान लो सपोज ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें मॉलिक्यूलर मास क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, तो इफ़ मॉलिक्यूलर मास आर सेम देन वंडरवॉल फोर्स, यानी कि जो आपके 3 टाइप के फोर्स थे, कीसम फोर्स, डिवाई फोर्स और लंडन फोर्स,
तो ये भी आपको ऑर्डर याद रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। डिस्पर्सन फोर्स इज प्रेजेंट बिटवीन पोलर एंड पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ऑल ऑफ दीज। वैसे तो देखा जाए सभी में, लेकिन उसने एक पर्टिकुलर फोर्स की बात की, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्सन फोर्स। तो आंसर क्या होगा हमारा? नॉन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। सॉल्युबिलिटी ऑफ इनर्ट गैस इन वाटर ड्यू टू, यानी कि इनर्ट गैस की सॉल्युबिलिटी वाटर में किसकी वजह से होती है? जैसे कि हमने बात की सॉल्युबिलिटी ऑफ इनर्ट गैस, आंसर होगा आपका डिबाई अट्रैक्शन। सॉल्युबिलिटी ऑफ इनर्ट गैस इन वाटर, जैसे मान लो हमने कहा वाटर ले लिया और इधर आपने क्या ले लिया, कोई इनर्ट गैस ले ली, जीनॉन। अब बात करते हैं, ये नॉन पोलर है और ये क्या है? पोलर है। तो पोलर जो होता है उसमें क्या होता है? एक परमानेंट डायपोल होता है, और इसमें क्या होता है नॉन पोलर में? इंड्यूस्ड डायपोल। तो डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल ये अट्रैक्शन हो जाएगा, और इंड्यूस्ड डायपोल के अट्रैक्शन को ही क्या बोलते हैं? बीच में जो होता है उसी को हम लोग डिबाई अट्रैक्शन बोलते हैं। और इसी डिबाई अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है कि जो गैस होती है, नेट गैस, वो पानी में सॉल्युबल होती है। जैसे जैसे एग्जाम्पल और लेते हैं, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन। तो जैसे जैसे इधर से हम इधर चलेंगे तो क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा तो आपका डिवाई फोर्स इंक्रीज होगा, डिवाई फोर्स इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ इनर्ट गैस इन वाटर इंक्रीज होगी। ठीक है, थैंक यू। प्लीज कमेंट योर केमिस्ट्री डाउट टू गेट इट सॉल्व। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई केमिस्ट्री चैनल। प्लीज लाइक, शेयर and subscribe. For more updates, press the bell icon. Thank you.